वही देखूं जिसे देखा न जाए, ये मंजर और कितनी बार देखूं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, ईरान पर जंग छेड़कर अमेरिका और इजराइल ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, लेकिन इसमें बाकी देशों का जो नुकसान करवाया है उससे दुनिया भर में अमेरिका के खिलाफ माहौल बन रहा है। खाड़ी देशों और यूरोप के कई देशों को इसका नुकसान हुआ तो इसके लिए वो ईरान को नहीं बल्कि अमेरिका को दोषी बता रहे हैं। वहीं ईरान ने तो अमेरिका को बाकायदा चेतावनी दे दी है कि हम खून की आखिरी बूंद और बंदूक की आखिरी गोली तक लड़ेंगे। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने पोस्ट किया कि ईरान और अरब भाई सदियों से प्यार, दोस्ती और आपसी सम्मान की भावना के साथ साथ रहते आए हैं। अमेरिकी हमलावरों ने हमारे अरब दोस्तों की जमीन से बच्चों और मासूमों को निशाना बनाया। जहां तक ईरान की जवाबी कार्रवाई की बात है तो यह निश्चित तौर पर अमेरिकी अड्डों पर होगी। तो इस तरह के कई बयान हर रोज ईरान की तरफ से आ रहे हैं दोस्तों, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अब नए नए बयानों और हरकतों से दुनिया का ध्यान भटकाने में लगे हुए हैं और बता रहे हैं कि ईरान कितना खतरनाक देश है। लेकिन दुनिया भी देख रही है कि युद्ध की आग असल में कौन भड़का रहा है। सब इस बात को समझ रहे हैं कि ईरान पर इस समय हमला बोलने का असली मकसद एप्स्टीन फाइल्स के खुलासों से ध्यान भटकाना है, क्योंकि उनसे पता चल रहा है कि अपने आप को शांति का मसीहा बताने वाले लोग असल में कितने बड़े दरिंदे हैं। दरअसल आयतुल्लाह अली खामनेई ने तो पहले ही ट्रंप को पहचान लिया था और अमेरिका की नीयत का कई बार खुलासा उन्होंने किया था। इसीलिए ट्रंप ने सबसे पहले उनकी हत्या करवा दी और अब ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से नया सुप्रीम लीडर नहीं चुन सकता है। लेकिन ईरान अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहा है, यह सब देख रहे हैं। ऐसी अंतरराष्ट्रीय साजिशों और कूटनीति को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व प्रमुख विक्रम सूद ने कहा है कि ईरानी तो मरने तैयार हैं, लेकिन अमेरिकी ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए यह युद्ध अभी लंबा खींचेगा। सुनिए जरा विक्रम सूद को। Well, it's difficult to assess how long it will take. But I think it will last longer than what the Americans thought it would, because they were hoping for a short, sharp strike and out. But the Iranians are playing a different game. They're playing to their strength, and they're knocking off America's allies or their abilities around itself, which is creating unrest among them against America. Yeah. So that makes the war. And remember, the Iranians are willing to die. Americans are not willing to die on the ground in Iran. They're very, very nervous about body bags coming home. So they want to keep it air attacks or missile attacks as far as possible. But that won't make a difference in the short run. This war, I think, will go on for a little longer than most expected. तो यहां रॉ के पूर्व प्रमुख विक्रम सूद कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि यह लड़ाई अमेरिकियों की उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबी चलेगी, क्योंकि वे एक संक्षिप्त और तेज हमले के बाद निकल जाने की सोच रहे थे। लेकिन ईरानी अलग ही खेल खेल रहे हैं। वे अमेरिका के सहयोगियों को निशाना बना रहे हैं, जिससे उनके बीच अमेरिका के खिलाफ अशांति फैल रही है। याद रखिए, ईरानी मरने को तैयार हैं, लेकिन अमेरिकी नहीं। यह बयान दोस्तों किसी राजनेता का नहीं है, बल्कि CIA और मोसाद जैसी खुफिया संस्थाओं से परिचित विक्रम सूद का है। इसीलिए मोदी सरकार को भी इस बयान को सुनना चाहिए, क्योंकि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, वो इन दोनों देशों के बीच की जंग का नुकसान भारत भी उठा ही रहा है। 1 करोड़ के करीब भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं, जिनकी सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी है, और दूसरी तरफ देश में ऊर्जा संकट भी दिखाई दे ही रहा है। जिस तरह सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम एकदम से 60 रुपए बढ़ाए हैं, वो दिखा रहा है कि हम बड़ी मुसीबत की तरफ बढ़ रहे हैं। विपक्ष इस बारे में लगातार सरकार को आगाह कर रहा है। अभी कल से संसद सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा, तब भी विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा ही। लेकिन मोदी कुछ लोगों को बचाने और खुद को लोगों से बचने के लिए देश को मुसीबत में डाल रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या ट्रंप से बड़ा धोखा खा गए नरेंद्र मोदी, और यह भी समझेंगे कि ईरान की तरह हिम्मत दिखाना आज भारत के लिए क्यों जरूरी है।
भारत और ईरान के रिश्ते करीब 3000 साल पुराने हैं और इन 3000 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ जब इन दोनों देशों में कोई खटास दिखाई दी। चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की या अन्य मोर्चों की, इन संबंधों को हमेशा निभाया गया। बल्कि 2003 में जब वाजपेयी सरकार थी तो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि ईरान के राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद खातमी थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने संबंध निभाने की इस परंपरा को नहीं निभाया। खुद को अटल बिहारी वाजपेयी के उत्तराधिकारी की तरह पेश करने वाले नरेंद्र मोदी उनकी तरह विचारधारा और कूटनीति को अलग अलग नहीं रख पाए। आज भी देश में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल ईरान के साथ खड़े हैं। सोनिया गांधी ने तो बाकायदा एक लेख लिखकर मोदी सरकार को नसीहत दी है। अयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या पर मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर सोनिया गांधी ने घेरा। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख में सोनिया गांधी ने कहा कि किसी सत्तारूढ़ राष्ट्राध्यक्ष की इस तरह की हत्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गंभीर विघटन का संकेत है। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग भी की। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि भारत ने न तो इस हत्या की निंदा की और न ही ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन पर स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में अमेरिका और इजराइल के हमलों का उल्लेख किए बिना केवल ईरान की यूएई पर जवाबी कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने ये भी कहा कि बाद में प्रधानमंत्री ने गहरी चिंता जताई और संवाद और कूटनीति की सामान्य बात कही, जबकि हमलों से पहले यही प्रक्रिया जारी थी। सोनिया गांधी ने अपने लेख में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 2/4 का जिक्र किया। उनके मुताबिक बिना औपचारिक युद्ध घोषणा के और कूटनीतिक प्रक्रिया के दौरान किसी राष्ट्राध्यक्ष की हत्या करना उस भावना के विपरीत है जो किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग पर रोक लगाती है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे मामलों में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ओर से सिद्धांत आधारित आपत्ति दर्ज नहीं होती तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों का शरण सामान्य हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी को एक साथ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, देश की संप्रभुता का सम्मान और हजारों साल पुराने रिश्तों को निभाने की नसीहत मिल गई। लेकिन नरेंद्र मोदी पुराने रिश्तों को छोड़कर जी हुजूरी करने में लगे हैं। मोदी के मन में ट्रंप और नेतन्याहू ने न जाने कितना डर भर दिया है कि अयतुल्लाह खामनेई की मौत का अफसोस करने भी मोदी ईरानी दूतावास नहीं गए और न ही उन्होंने कोई बयान दिया। सरकार की तरफ से विक्रम मिस्री गए, लेकिन पूरे 6 दिन बाद गए। इधर रायसीना डायलॉग में अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका भारत को वो व्यापक लाभ नहीं देगा जो कभी उसने चीन को दिए थे। इसी वजह से चीन आज अमेरिका का मुख्य प्रतियोगी बन गया है। इसका मतलब है कि अमेरिका के सख्त टैरिफ भारत पर किसी न किसी तरह से बने रहेंगे ताकि भारत महाशक्ति न बन सके। एक अदना सा अमेरिकी मंत्री, वो भी उप विदेश मंत्री, हमारे ही घर में घुसकर हमें सुना गया और पूरी मोदी सरकार मुस्कुराती हुई सुनती रही। उसने जरा सा भी विरोध नहीं किया। शायद अतिथि देवो भवो की परंपरा को निभा रहे थे। लेकिन ईरानी नौसैनिक मेहमानों का ऐसा ही ख्याल भारत नहीं रख पाया। ये नौसैनिक भारत के साथ संयुक्त सैन्याभ्यास से लौट रहे थे जब भारत के समुद्री क्षेत्र में अमेरिकी पनडुब्बी ने उनके जहाज को मार गिराया। मोदी इस घटना पर अफसोस भी जाहिर नहीं कर सके। आपको बता दो कि प्रधानमंत्री पद के पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने हिंद महासागर को रणनीतिक लिहाज से सबसे खास बताते हुए सागर नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। सागर का मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन था। मोदी द्वारा 2015 में शुरू की गई इस समुद्री पहल का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करना था। लेकिन अब उसी क्षेत्र में हमारे मेहमानों के जहाज को अमेरिका ने मार गिराया और मोदी बड़ी सुविधाजनक तरीके से उसे टाल रहे हैं। एक वीडियो देखिए जिसमें 2015 के मोदी के बयान को अब 2026 में एस जयशंकर कैसे खारिज कर रहे हैं। The Indian Ocean region is one of my foremost policy priorities. There is, please understand the reality of the Indian Ocean. So the idea that, somehow the Indian Ocean is limited to only the countries of the Indian Ocean, others aren't there. The Fifth Fleet is based in Bahrain. तो मोदी एक तरफ इंडियन ओशन रीजन को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल कर रहे हैं, वहीं एस जयशंकर ने कहा है कि ये वैसा क्षेत्र है जहां पर इस समुद्री क्षेत्र के देश के अलावा और भी बाकी के देश मौजूद हैं। मतलब हम इस हमले पर कुछ बोलने की हालत में नहीं हैं, भले ही अमेरिका ने हमारे इलाके में घुसकर हमारे मेहमानों को मारा हो। कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। मोदी सरकार की कायराना चुप्पी का ही नतीजा है दोस्तों कि अब अमेरिका से न केवल ट्रंप बल्कि उनकी कैबिनेट के लोग भी भारत के बारे में उटपटांग बयान दिए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के नाम पर 25% का जुर्माना टैरिफ हमारे ऊपर लगाया था।
जिसके बाद भारत ने रूस से तेल खरीदना रोक दिया। लेकिन अब अमेरिका का बयान आया है कि हम भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की मोहलत दे रहे हैं। कायदे से तो इस बयान को सुनने के बाद किसी का भी स्वाभिमान आहत हो जाए कि एक संप्रभु देश को मोहलत देने की हिमाकत आखिर अमेरिका ने कैसे की। लेकिन मोदी ही असल में इसके लिए अमेरिका को शह दे रहे हैं। अगर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में ही की गई बदजुबानी के लिए मोदी ट्रंप को फटकार लगाते तो आज उनके मंत्रियों की हिम्मत नहीं होती कि वो हमारे देश के बारे में उठपटांग बोलते, मगर ये अब हो रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स टीवी के एक शो में कहा कि भारतीयों ने बड़ी कुशलता से काम लिया है। हमने उनसे रूसी तेल खरीदना बंद करने को कहा और उन्होंने ऐसा किया। अब हमने उन्हें रूसी तेल खरीदने की अनुमति दे दी है। बेसेंट के इस बयान को शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा, अनुमति भारत के लिए? 140 करोड़ लोगों का देश वाशिंगटन की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। ये एक समझौतावादी प्रधानमंत्री की कीमत है। भारत ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी ताकि कोई भी विदेशी शक्ति हम पर अपनी शर्तें न थोप सके। फिर भी आज एक कमजोर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अमेरिका खुलेआम भारत को अनुमति देने की बात कर रहा है। ये कूटनीति नहीं है, ये अपमान है। भारतीय किसी और की लिखी कहानी के पात्र नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी, इस बयान पर आपकी चुप्पी बेहद चुभती है। भारत की जनता स्पष्टीकरण की हकदार है। तो कांग्रेस ने मुख्य विपक्षी दल होने के नाते जनता की तरफ से सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि यह तय है कि मोदी सरकार इसका जवाब नहीं देगी। कल से संसद सत्र जब शुरू होगा तब भी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी नेता ईरान का साथ न देने का मुद्दा उठाएंगे। मोदी से पूछा जाएगा कि उनके इजराइल दौरे के बाद ठीक बाद कहें तो यह हमला हुआ है, तो क्या नेतन्याहू ने जानबूझकर मोदी को अंधेरे में रखा या फिर उनकी सो कॉल्ड दोस्ती की परवाह नहीं की? ईरान ने जो पलटवार करते हुए खाड़ी देशों में बने सैन्य अड्डों और अमेरिकी दूतावासों को निशाने पर लिया, उसमें भी भारतीयों की जान पर खतरा बना। इधर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से भी भारत को बड़े नुकसान की आशंका है। मगर मोदी इन सब की परवाह छोड़कर चुनावी प्रचार और बिहार में बीजेपी का सीएम बनवाने में लगे हुए हैं। इधर ईरान जो इस समय युद्धग्रस्त है, जिसने 150 बच्चियों समेत कई मासूम नागरिकों को अमेरिकी हमले में खोया है, वो अब कह रहा है कि खाड़ी देशों पर हमला नहीं करेगा। राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान के सरकारी टेलीविजन पर एक वीडियो संदेश में कहा है कि मुझे लगता है कि उन पड़ोसी देशों से माफी मांगना जरूरी है जिन पर हमला हुआ है। पड़ोसी देशों पर हमला करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। राष्ट्रपति पेजिशकियान ने शांति और सुकून कायम करने के लिए क्षेत्र में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सेना को ईरानी नेतृत्व का एक फैसला जारी किया गया है। अब से पड़ोसी देशों पर तब तक हमला न करें जब तक कि पहले ईरान पर हमला ना हो। पेजिशकियान ने कहा है कि जो लोग इस मौके का फायदा उठाकर ईरान पर हमला करने की सोच रहे हैं, उन्हें साम्राज्यवाद की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इजराइल या अमेरिका को समर्थन देना सम्मान या आजादी का जरिया नहीं है। अपने सुप्रीम लीडर समेत कई नेताओं और अफसरों को खोने के बावजूद ईरान जिस मजबूती का परिचय दे रहा है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। ऐसा ही जज्बा हमेशा से भारत में भी रहा है, लेकिन अभी उसे मोदी सरकार ने दबा दिया है। इजराइल या अमेरिका को समर्थन देना सम्मान और आजादी का जरिया नहीं है। काश ईरान का यह संदेश उन तक भी पहुंचे। खैर, शायर बेदिल हैदरी ने ठीक ही फरमाया है कि मुबारक उसको उसके तर निवाले, मुबारक उसको उसके तर निवाले, मुझे सूखा हुआ टुकड़ा बहुत है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।